आज हम लोग इस क्लास में लोकायुक्त के बारे में चर्चा करेंगे और खासकर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को स्पेशल स्टडी के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अभी तक आपने करप्शन के एवोल्यूशन को लेकर यानी कि भ्रष्टाचार निवारण को लेकर के जो मशीनरी के ऊपर बात कर रहे हैं, उन मशीनरी में एक तो लोकपाल को आपने विस्तृत रूप से देखा। लोकपाल का विकास भारत में किस तरह से हुआ, लोकपाल की संरचना किस तरह से है, लोकपाल का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इन सारी चीजों पर हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। और जब लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 जब वहां पर हम चर्चा कर रहे थे तो लोकपाल के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ आ रहा था जिसे हम कहते हैं लोकायुक्त। और लोकपाल वहां पर हमने चर्चा की थी कि लोकपाल तो केंद्रीय स्तर पर होंगे और लोकायुक्त जो होंगे वो राज्य स्तर पर होंगे। लेकिन लोकायुक्त का जो गठन है राज्यों में वो बहुत पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन उनमें समरूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। किसी राज्य ने किसी समय में जाकर के लोकायुक्त का गठन किया, वो कुछ राज्यों ने 2-4 साल बाद गठन किया। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस एक्ट में लोकायुक्त की भी बात की गई थी कि जब ये एक्ट लागू हो जाएगा, यानी लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 जो कि जनवरी 2014 में इंप्लीमेंट हुआ, उसके 1 साल के भीतर सभी राज्यों को लोकायुक्त संस्था का गठन करना है। और कई राज्यों में पहले से ही लोकायुक्त संस्था थी तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि लोकायुक्त ऑलरेडी मौजूद थे। अब यहाँ पर जो नए लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि भाई लोकपाल क्यों है, लोकायुक्त क्यों है, तो उनको ये बता दें कि लोकपाल और लोकायुक्त इन दोनों संस्थाओं का गठन इसी उद्देश्य से किया जाता है कि भारत में भ्रष्टाचार की जो गंभीर समस्या है उस पर बेहतर ढंग से नियंत्रण किया जा सके और उसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये संस्थाएं निभा सकती हैं। तो लोकपाल के ऊपर हमने 3 वीडियो आपके सामने दिए हैं, उनको आप पढ़ेंगे, आप विस्तृत रूप से सारी जानकारी मिलेगी। कुछ भी एरिया आपको शायद ही उसमें छूटेगा और अगर थोड़ी बहुत कमी भी रहती तो आप उसे थोड़ा अलग से अध्ययन करके भी पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है लोकायुक्त की बात। तो लोकायुक्त की बात करेंगे हम लोग 2 हिस्सों में। हम पहला हिस्से में बात करेंगे आपसे कि लोकायुक्त का डेवलपमेंट कैसे हुआ भारत में, यानी लोकायुक्त संस्था का विकास कैसे हुआ, और लोकायुक्त संरचना जो मध्य प्रदेश में है, स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। यहाँ पर जो लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, और साथ ही साथ जो लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, उनका टर्म क्या है। तो इसके ऊपर हम इस पहले वीडियो में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि लोकायुक्त का ज्यूरिसडिक्शन और पावर क्या है, उनके रिमूवल की प्रक्रिया क्या है, और लोकायुक्त संस्था जो मध्य प्रदेश में है उनकी क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहली बात हम करेंगे लोकायुक्त के डेवलपमेंट के ऊपर, तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे डेवलपमेंट जो भारत में लोकायुक्त संस्थाओं का हुआ उसमें सबसे पहले उड़ीसा में जो है ये लोकायुक्त संस्था का लोकायुक्त एक्ट पारित किया गया। ये ध्यान रखने के लिए आपको स्पेशली यहाँ पर बता देते हैं कि आप कभी-कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है जनरल स्टडी के कि कहां पर भारत में कहां पर पहली बार लोकायुक्त एक्ट पारित किया गया। तो ये एक्ट पारित किया गया 1970 में, यानी उड़ीसा इज द फर्स्ट स्टेट वेयर द लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन 1970। अब उड़ीसा में ये एक्ट पारित जरूर हुआ लेकिन उसके बाद फिर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई। तो इसके कारण से क्या हुआ कि लोकायुक्त नियुक्त होने में काफी डिले हो गया, बहुत देर हो गई। तो आप सिर्फ इस केस में इतना ध्यान रखिए कि अगर पूछा जाए कि लोकायुक्त अधिनियम या लोकायुक्त एक्ट वहां के राज्य की विधानसभा में पारित होने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त सबसे पहले किस राज्य में हुई, तो उसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में ये लोकायुक्त एक्ट बना 1971 में और बहुत जल्दी ही उन्होंने लोकायुक्त संस्था की स्थापना भी कर ली 1972 में। तो लोकायुक्त के नियुक्ति के मामले में अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त महाराष्ट्र जो है ये लीडिंग स्टेट बन जाता है, यानी कि भारत में लोकायुक्त एक्ट पारित होने में उड़ीसा और लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले
मामले में महाराष्ट्र। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है इसके बारे में थोड़ा, चूंकि इस पे स्पेशल एक्सटेंशन के साथ इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं कि देखिए लोकपाल और लोकायुक्त की जो बात है, ये बात है बहुत पुरानी। क्योंकि आपको याद होगा जब एआरसी का गठन हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का, तो उन्होंने भी भारत में जो स्वीडन की तरह ओम्बुड्समान संस्था के गठन की बात कही थी, जिसमें लोकपाल शब्द का प्रचलन हुआ था। जिसके बाद तो लोकपाल और लोकायुक्त ये बात भारत में 1960 के दशक में प्रचलन में आ गया था। तो यहां पर लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त की जो नियुक्ति की बात है, वो मध्य प्रदेश में भी चर्चा में आ गया कि भाई मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। तो देखिए मध्य प्रदेश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गठित हुआ था 1969 में। मैंने यहाँ पर एक टेंटेटिव ईयर लिखा है 1969 में। 1969 में ये जो गठित हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ एमपी, है ना, एमपी, इसके अध्यक्ष थे नरसिंह राव दीक्षित। मध्य प्रदेश में जो मैं बात कह रहा था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गठित हुआ था 1969 में, जिसके चेयरमैन थे नरसिंह राव दीक्षित। तो इन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि मध्य प्रदेश में जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है, यानी राज्य सतर्कता आयोग है। अब राज्य सतर्कता आयोग की बात करेंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा संथानम कमेटी रिपोर्ट, वो भी हमने आपको विस्तृत रूप से बताया है। विजिलेंस कमीशन और विजिलेंस कमीशन के डेवलपमेंट के लिए जो संथानम कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी भ्रष्टाचार एवोल्यूशन के लिए, करप्शन एवोल्यूशन के लिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर हमने ये जिक्र किया था कि इन्होंने ये बताया था कि भारत में भ्रष्टाचार के निवारण के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और स्टेट विजिलेंस कमीशन और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। किसने बताया था? ये संथानम कमेटी ने बताया था। यहां पर जो हम बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं नरसिंह राव दीक्षित कमेटी के हिसाब से कि इन्होंने ये बोला कि मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग काम तो कर रही है, लेकिन ये काम ऐसे कर रही है जैसे सरकार का कोई विभाग हो, लेकिन जो हमारा करप्शन को निवारण वाला जो काम है वो तो सरकारी विभाग बनकर नहीं होगा, उसके लिए तो सरकार के खिलाफ काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सरकार के खिलाफ भी अगर काम करना पड़े तो उनको उसमें झिझक नहीं हो, समस्या नहीं हो। तो इसीलिए इस रिकमेंडेशन के आधार पर एक बिल लाया गया। 1975 में, 1975 में ये बिल लाया गया कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त गठन होना चाहिए। ठीक है, हो भी गया, विधानसभा में वो पारित भी हो गया। राज्यपाल ने उसे अपने पास रखा और उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब उस समय की परिस्थितियों में वो बिल बड़ा ही क्रांतिकारी था, बड़ा रिवोल्यूशनरी बिल था कि भाई एक मध्य प्रदेश में एक लोकायुक्त संस्था का गठन किया जाना है जो कि मुख्यमंत्री मंत्रियों तक पर भी भ्रष्टाचार की जांच कर सकते हैं। तो ये बड़ा मतलब क्रांतिकारी कदम था। अब वो जब गया तो उस समय की परिस्थितियों में कुछ कमी पाई गई उस बिल में, राष्ट्रपति ने उसे वापस कर दिया। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में, इन द चेंजिंग सिनेरियो, इन 1981 में ये बिल जो है पारित हो गया। मतलब 5-6 साल लगे, फिर दोबारा वो बिल विधानसभा में पारित किया गया और उसके बाद जो है फिर वो भेजा गया और अल्टीमेटली फरवरी 1982 में ये बिल लागू हो गया। तो फरवरी 1982 में मध्य प्रदेश में भी लोकायुक्त संस्था का गठन हो गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि किस तरह से मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्था गठित हुआ और क्यों गठित हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही स्टेट विजिलेंस कमीशन था, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली को ठीक करने के लिए और उसे और मजबूत करने के लिए, भ्रष्टाचार निवारण के कार्यों को और मजबूत करने के लिए ये एक्ट लाया गया 1981 में, जिसे मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1981 कहते हैं। मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1981 जो कि 1982 में लागू हुआ। अच्छा, उसके बाद से कई बार इस अधिनियम में संशोधन भी हो चुका है, तो मैं इन सारे संशोधनों में नहीं जाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो आप एक जनरल आइडिया के रूप में इसे देखेंगे तो एक 87 में भी संशोधन हुआ, 95 में हुआ, 98 में हुआ, 2003 में हुआ। तो मध्य प्रदेश के इस लोकायुक्त अधिनियम में कई बार अमेंडमेंट किए गए।
और ये एक मजबूत संस्था के रूप में मध्य प्रदेश में उभरा। अब आप ध्यान करेंगे इसमें कि भाई मध्य प्रदेश में जब लोकायुक्त संस्था बनी तो उस समय मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन बनाए गए, तो पीवी दीक्षित वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने पीवी दीक्षित सर। और 1982 से लेकर 1986 तक यानी 1982 टू 9 मार्च 1986 तक ये जो है लोकायुक्त रहे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त के पद का भी सृजन किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम बोलते जिसको, एमपी लोकायुक्त उप लोकायुक्त एक्ट जो है उसमें उप लोकायुक्त का भी प्रावधान किया गया। और पहले उप लोकायुक्त बने आरजे भावे। 14 फरवरी 1982 से 9 मार्च 1987 तक ये काम करते रहे और इसके बाद फिर ये प्रोसेस जारी रहा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के पद का सृजन हुआ। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने पीवी दीक्षित और पहले उप लोकायुक्त बने, क्या नाम बताया आपको, आरजे भावे। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें चेंजेस होते रहे, तो वर्तमान का भी आप जानने की इच्छा हो रही होगी कि यार वर्तमान में कौन है एट प्रेजेंट, मतलब जैसे 2020 में अपन बात कर रहे हैं सितंबर में, तो ये 2020 में अभी कौन है, अब ये बदलते रहेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस समय की परिस्थिति में कि कौन रहते हैं। तो अभी जो वर्तमान में लोकायुक्त का नाम बताएंगे तो एनके गुप्ता जी वर्तमान में है, माननीय लोकायुक्त महोदय एनके गुप्ता जी, और 2 उप लोकायुक्त मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, यूसी माहेश्वरी और एसके पालो उप लोकायुक्त एंड यूसी माहेश्वरी जो है वो उप लोकायुक्त हैं। लोकायुक्त हैं एनके गुप्ता सर, एनके गुप्ता जी जो है वो लोकायुक्त हैं और यूसी माहेश्वरी और एसके पालो उप लोकायुक्त हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्था का निर्माण होते हुए आज तक लोकायुक्त संस्था काम कर रही है। इसी प्रोसेस में फिर देखिए आगे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और गोवा में भी प्रावधान है, लेकिन फाइनली वहां अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है मेरी जानकारी के हिसाब से। फिर भी इस पर आप एक नजर डाल सकते हैं कि ये अभी है या नहीं। लेकिन इन राज्यों में लोकायुक्त संस्थाएं काम कर रही हैं, यानी कि भारत के लगभग 17 राज्यों में, इन 17 स्टेट्स जो हैं, ये लोकायुक्त संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं। अच्छा, इन लोकायुक्त संस्थाओं में जो कर्नाटका के लोकायुक्त हैं ये सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। कर्नाटका लोकायुक्त में कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। एक तो उनके पास अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनके पास एक खुद की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एक तो ये उनकी खासियत है, और दूसरी उनकी खासियत है उनका एक पुलिस विंग है, और वो जो कहीं से भी अगर उनको भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है तो वो तत्काल कार्यवाही जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन विंग और पुलिस विंग उसके लिए तैयार रहती है। तो जब लोकायुक्त की बात होती है तो कर्नाटका के लोकायुक्त को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की भी भूमिका बहुत उल्लेखनीय मानी गई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, अब मैं स्पेशली मध्य प्रदेश पे ही बात करूंगा। अभी तक जो आपको जानकारी दी मैंने लोकायुक्त के बारे में वो कई राज्यों को कवर करते हुए और स्पेशली मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए दिया, लेकिन आगे जब हम आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के संदर्भ में बात करेंगे, और उसमें जो संशोधन हुए अलग अलग समय में 87 में, 95, 98, 2003 वो भी उसमें शामिल रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का जो काम है ये बहुत उल्लेखनीय है। क्यों उल्लेखनीय है? क्योंकि आप लोग अगर न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग कभी भी न्यूज में पढ़ेंगे कि आज लोकायुक्त का छापा पड़ा,
उज्जैन में एक सहकारिता निरीक्षक के घर से जो है लाखों रुपए का कैश निकला, जमीन, प्लॉट, बैंक लॉकर में तमाम जो है उनके पास धन संपत्ति निकली। अब एक सहकारिता निरीक्षक का वेतन, भत्ते और सुविधाएं कितनी होती है, लेकिन करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास मिलती है। तो लोकायुक्त के पास जब ये जानकारी आती है तो उस जानकारी के आधार पर वो छापा मारते हैं। उनके पास जो एजेंसी होती है, जो उनके पास जो सपोर्ट होता है, पुलिस सपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट, उसकी मदद से वो छापा मारते हैं और ऐसे जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी वो जो है छापा मार कर भ्रष्टाचार का पता लगा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुत मतलब महत्वपूर्ण काम जो है लोकायुक्त संस्था के द्वारा किया जा रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, अब चूंकि नाम लेना ठीक नहीं होगा इसलिए मैंने बताया कि उज्जैन में बहुत सारे ऐसे अधिकारी मिले जिनके ऊपर लोकायुक्त का छापा पड़ा। मंडीदीप में एक नगरपालिका अध्यक्ष थे, नगरपालिका अध्यक्ष, उनके खिलाफ लोकायुक्त का छापा पड़ा, करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। अभी हाल ही में सितंबर महीने 2020 के सितंबर महीने में एक माइनिंग ऑफिसर, श्योपुर के माइनिंग ऑफिसर जो इंदौर बेस्ड हैं, उनके घर से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। अगर आप न्यूज पढ़ते रहते हैं तो आप ये सब न्यूज पे नजर डालिए, सब जगह लिखा मिलेगा आपको, फोटो भी छपा मिलेगा। और अगर आप YouTube चैनल, जैसे मेरा आप YouTube चैनल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप भी सर्च कर सकते हैं कि कहां पर लोकायुक्त का छापा पिछले साल 2 साल में पड़ा है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि लोकायुक्त कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को कम करने में। आबकारी अधिकारी, ये भी एक बहुत कमाई वाला डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश में, है ना। आबकारी अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी जो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर होते हैं, उनके खिलाफ भी कई ऐसे अधिकारी मिले जो बड़ी मात्रा में भ्रष्ट तरीकों से जो है वो आय करते हैं और करोड़ों की संपत्ति जो है वो बना लेते हैं। इससे अल्टीमेटली इस भ्रष्टाचार के तरीके से जहां एक और समाज को भारी नुकसान होता है, वहीं दूसरी तरफ अव्यवस्था भी पनपता है। तो लोकायुक्त जो है ये इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि केवल लोक सेवकों यानी कि केवल अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही नहीं, राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक पर भी यह दबाव बना रहता है कि अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, आय से अधिक, कई गुना अधिक संपत्ति अगर वो जमा करेंगे और इस तरह से करप्शन को बढ़ावा देंगे, तो लोकायुक्त संस्था के माध्यम से उन्हें पकड़ा जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एक प्रभावी संस्था के रूप में काम कर रही है। ऐसे हजारों उदाहरण पिछले कई सालों के डाटा आप निकाल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, छोटे छोटे कर्मचारियों के खिलाफ, यहां तक कि पटवारी और जैसा कि मैंने आपको बताया सहकारिता निरीक्षक जैसे अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी महत्वपूर्ण कार्यवाहियां हुई हैं जिसमें करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हुआ। तो ये बात तो स्थापित हो गई कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की भ्रष्टाचार निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत अगर ये जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, तो देखिए नियुक्ति के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी सेक्शन, इस एक्ट की धारा 3 में जाएंगे तो आपको मिलेगा सेक्शन 3 में क्या है कि गवर्नर जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। किनकी नियुक्ति करेंगे? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन गवर्नर अपनी मर्जी से कोई भी कार्रवाई नहीं करते, उनको थोड़ा सा एडवाइस की जरूरत होती है या वो एडवाइस लेते हैं। इस एक्ट में ये प्रावधान है, गवर्नर शैल by warrant under his hand and seal appoint a person to be lokayukt and one or more person to be known as उप लोकायुक्त। अब देखिए यहाँ क्या बात कही है कि गवर्नर जो है ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है कि एक लोकायुक्त हो सकते हैं और एक से अधिक उप लोकायुक्त हो सकते हैं। जैसे मैंने आप नाम बताया था आपको कि 2 उप लोकायुक्त हैं मध्य प्रदेश में, यूसी माहेश्वरी और एसके पालो। तो आपको अच्छी तरह
पता चल गया कि मध्य प्रदेश में जब लोकायुक्त संस्था की बात करेंगे तो एक लोकायुक्त और 2 उप लोकायुक्त नियुक्त कौन करेंगे? तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल करेंगे। लेकिन ये जो नियुक्त करेंगे तो क्या उस समय किसी से कंसल्ट करेंगे या किसी से बातचीत करेंगे? तो हाँ, देखिए, लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय विल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एमपी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे उनसे कंसल्टेशन करेंगे यानी उनसे बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहां पर ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राज्यपाल जब लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे तो किन लोगों से कंसल्टेशन करेंगे। तो 2 नाम आपको बताए, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करेंगे, और साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी मध्य प्रदेश विधानसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उनसे भी कंसल्टेशन करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं उप लोकायुक्त की। उप लोकायुक्त की बात करेंगे तो उप लोकायुक्त विल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विथ लोकायुक्त। किसके साथ कंसल्ट करके करेंगे? उप लोकायुक्त की नियुक्ति के समय लोकायुक्त से बात कर लेंगे। राज्यपाल जो है वो लोकायुक्त से पूछ लेंगे कि भाई ये हम उनको उप लोकायुक्त नियुक्त करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना है, कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए where a sitting judge of a high court is to be appointed, the chief justice of the high court which he is working also consulted। फिर एक थोड़ी सी जानकारी ध्यान में रखना, लेकिन लिखने में भले ही थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि राज्यपाल जब उप लोकायुक्त की नियुक्ति करने जाएंगे तो एक तो वो लोकायुक्त से चर्चा करेंगे, लोकायुक्त से कंसल्ट करेंगे, और दूसरी बात ये कि अगर किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को, सिटिंग जज मतलब हुआ जो वर्तमान में है, ऐसे जज जो वर्तमान में हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट के किसी जज को जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको आप उप लोकायुक्त नियुक्त कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बात करनी पड़ेगी। तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर लेंगे और साथ ही साथ लोकायुक्त से बात कर लेंगे, तो उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करेंगे, लोकायुक्त की नियुक्त करते समय वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बात कर लेंगे और साथ ही साथ किससे? लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन से बात कर लेंगे। उप लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय राज्यपाल जो है वो बात कर लेंगे लोकायुक्त से, और अगर सिटिंग जज को नियुक्त करना है तो बात कर लेंगे उस हाई कोर्ट यानी जहां से वो जज निकल के आ रहे हैं वहां के चीफ जस्टिस से। क्लियर हो गई बात? अब बात करेंगे कि आखिर वो जजेज जो आप लाएंगे, वो जजेज जिनको आप लोकायुक्त और उप लोकायुक्त बना रहे हैं, वो कहां से आएंगे और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो देखिए, क्वालिफिकेशन इस तरह से आप देख सकते हैं, लोकायुक्त अनलेस ही हैज बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। आप अगर किसी माननीय महोदय को अगर आप नियुक्त करना चाहते हैं लोकायुक्त, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? ये योग्यता होनी चाहिए कि लोकायुक्त अनलेस ही हैज बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हों, यानी कि भूतपूर्व जज, यानी कि जो फॉर्मर जो जज होंगे कहां के? सुप्रीम कोर्ट के, उनको आप बना सकते हैं। इसीलिए यहां पर ही हैज बीन यूज किया गया है, यानी कि रहे हैं, पहले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। या फिर भाई अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो बहुत कम होते हैं, अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रहे हैं उन्हें भी बना सकते हैं, और हाई कोर्ट के किसी जज को भी बना सकते हैं। तो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल महोदय के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को बना सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को बना सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन हाई कोर्ट के किसी जज को भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए योग्यता। अब बात करते हैं उप लोकायुक्त। उप लोकायुक्त किन्हें नियुक्त कर सकते हैं? तो यहां पर बताया है अनलेस ही इज
और हैज बीन, यहां पर दोनों चीजें, इज यानी कि वर्तमान में है वो भी हो सकते हैं, और हैज बीन जो रहे हैं वो भी हो सकते हैं। ही इज और हैज बीन ए जज ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया और हैज हेल्ड द, हाँ यहां पर पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि उपलोकायुक्त के लिए नियुक्त अगर करना है तो एक तो ये क्वालिफिकेशन हो गई उनकी कि वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में पहले या तो जज रहे हों या फिर जज रहे हो या फिर वर्तमान में हो। वर्तमान में अगर हैं तो फिर वही चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा राज्यपाल महोदय को। तो एक तो उपलोकायुक्त की नियुक्ति में ये प्रावधान है, लेकिन साथ में एक अमेंडमेंट आया था 2003 में, तो इसमें थोड़ा सा इनका दायरा बढ़ा दिया गया कि कई बार ऐसा होता है कि जुडिशियरी से लोग नहीं मिल पाते हैं, मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव विंग से भी लोगों को लिया जा सकता है। कैसे? तो इन्होंने बताया कि अगर उपलोकायुक्त की नियुक्ति करनी है तो ऑफिस of the secretary to government of India or held any other post under the central or the state government carry a scale of pay which is not less than that of a additional secretary to government of India। यानी कि ऐसे अधिकारी जो एडिशनल सेक्रेटरी या उससे अधिक वेतन का जो रैंक है वो पा रहे हैं, या फिर भारत सरकार के सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं। अब देखिए, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल से अधिक के वेतन पाने वाले अधिकारी जो किसी भी विभाग में केंद्र या राज्य सरकार में हो सकते हैं, या फिर केंद्र सरकार में सेक्रेटरी लेवल के कोई अधिकारी हैं तो उन्हें भी जो है यहां पर उपलोकायुक्त के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां 2 उपलोकायुक्त होते हैं वहां पर इस तरह की संभावना हो सकती है कि एक जुडिशियल यानी कि हाई कोर्ट से ले सकते हैं और एक एग्जीक्यूटिव से ले सकते हैं। तो इस तरह से उपलोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में भी प्रावधान किया गया है। हाँ, साथ में यह भी चीज रहता है कि जो भी लोकायुक्त या उपलोकायुक्त बनेंगे, जो भी लोकायुक्त या उपलोकायुक्त बनेंगे वो किसी भी अन्य पद पर नहीं रह सकते। ही कैन नॉट बी ऑन एनी पोस्ट, वो किसी भी अन्य पद पर नहीं रह सकते, और उन्हें अगर मान लीजिए पहले से किसी लाभ के पद पर या अन्य पद पर हैं तो उन्हें त्यागपत्र देने के बाद ही इस पद पर आना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान सेक्शन 5 में उल्लेख किया गया है। सेक्शन 5 में यह कहा गया है कि एवरी पर्सन appointed as लोकायुक्त और उपलोकायुक्त shall hold office for a term of 6 years। ये प्रावधान आया है 31 मार्च 1998 को। वैसे ज्यादातर राज्यों में जो लोकायुक्त का जो टेन्योर है वो 5 साल का है, लेकिन मध्य प्रदेश में देख रहे होंगे आप, ये टेन्योर जो है ये टर्म 6 इयर्स का है। तो ये चीज स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज लोकायुक्त और उपलोकायुक्त shall hold office for a term of 6 years and not eligible for reappointment, यानी कि इन्हें दोबारा जो है रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये चीज भी इसमें ध्यान रखने का है। धन्यवाद।